नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का न्यूज बुलेटिन। नीट परीक्षा पर बचे घमासान के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी पर ही भड़क उठे हैं। छात्रों को डराने तक के आरोप लगा दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का परिवार 168 एकड़ जमीन घोटाले के गंभीर आरोपों से घिर गया है और कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए हैं और घोटाले के बाद घोटाले पर साफ कहा है बीजेपी के इस पाप की कोई माफी नहीं। बुलेटिन में देश और दुनिया की जरूरी खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेंगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल। आज आपसे हमारा ये बुलेटिन भी आप सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़े उस सच के साथ जो आपसे सीधे सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। नीट विवाद में राहुल गांधी पर भड़के धर्मेंद्र प्रधान बोले छात्रों को डरा रहे हैं। जहां बन रहे नए हाईवे वहां सीएम मोहन के परिवार ने खरीदी जमीन, मचा बवाल। बीजेपी के इस पाप की कोई माफी नहीं, जमीन घोटाले पर कांग्रेस का कड़ा रुख। आरएसएस पर वीडियो बनाया तो हिरासत में युवक, पुलिस पर मारपीट का आरोप। कैलाश विजयवर्गीय मुसलमानों से बोले मैं काफिर हूं तो मेरी बनाई सड़क पर ना चलें। अब शुरुआत करते हैं नीट विवाद के लिए कैसे धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नीट विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सवाल पूछ सकता है, लेकिन छात्रों को डराना ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने परीक्षा से पहले माहौल बिगाड़ा। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों की तैयारी प्रभावित हुई। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि दोबारा परीक्षा भी विवादों में घिर जाए। फिर उन्होंने छात्र आत्महत्या के मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर ऐसी घटना उन्हें दुख देती है, लेकिन इन घटनाओं पर राजनीति करना गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है, लेकिन कोई ठोस सुझाव नहीं दे रही है। इसके बाद उन्होंने अबू धाबी सेंटर विवाद पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि छात्र के पिता ने खुद वो सेंटर मांगा था। शिकायत मिलने के बाद सेंटर तुरंत बदल दिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने जहां कमी मिली वहां सुधार किया, लेकिन विपक्ष छात्रों को गुमराह कर रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही है। इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार पर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन में 168 एकड़ जमीन खरीदी। इनमें कई जमीनें नई सड़क परियोजना और मास्टर प्लान से फायदा पाने वाले इलाकों में हैं, जिस पर हितों के टकराव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दिसंबर 2023 से लेकर 2025 के आखिर तक 137 प्लॉट खरीदे गए। इनकी कुल जमीन करीब 168 एकड़ बताई गई। इन सौदों की कीमत करीब 45 करोड़ रुपए बताई गई है। खरीदारी सिर्फ 1-2 लोगों की नहीं, इसमें पत्नी सीमा यादव भी शामिल हैं। बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव का भी नाम है। भाइयों, भाभी, भतीजे और चचा चचेरे भाइयों के नाम भी सामने आए हैं। कई सौदे परिवार की रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए हुए। यहाँ से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इन जमीनों का बड़ा हिस्सा नई सड़कों के आसपास है। कई जगहों पर सरकार ने बाद में सड़क परियोजना घोषित की। स्थानीय कारोबारियों का कहना है इससे जमीनों की कीमतें बढ़ेंगी। कुछ जमीनें उन इलाकों में भी हैं जहां मास्टर प्लान में बदलाव हुआ। खेती वाली जमीन को रिहायशी और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए खोला गया। इससे इन इलाकों की अहमियत बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने से पहले भी परिवार के पास बड़ी जमीनें थीं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदारी और तेज हो गई। साल 2025 में भी परिवार और उनकी कंपनियों ने 92 एकड़ में 62 प्लॉट खरीदे। विपक्ष ने इस मामले को हितों के टकराव का मुद्दा बताया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा पहले भी सवाल उठा चुके हैं। उनका आरोप था कि जिन इलाकों में परिवार की जमीन है वहीं मास्टर प्लान में बदलाव हुए। हालांकि मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सरकार के कुछ अधिकारियों ने कहा कि परिवार के कारोबार को मुख्यमंत्री से जोड़ना सही नहीं है। उनका कहना है कि परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट के कारोबार में है। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कारोबार है या फिर विकास परियोजनाओं और जमीन खरीद के बीच कोई टकराव है? इसी पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मोहन यादव की परिवार की जमीन खरीद पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला दिया और परिवार की जमीन खरीद पर सवाल उठाए।
प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन गई है। उन्होंने दावा किया कि परिवार से जुड़े लोगों के पास 335 एकड़ जमीन है और ये जमीन 245 प्लॉट में फैली हुई है। कांग्रेस का कहना है कि ज्यादातर जमीन नई सड़क परियोजनाओं के आसपास है और कई इलाके मास्टर प्लान 2035 से जुड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इसे प्रदेश का बड़ा जमीन घोटाला बताया। उनका आरोप है कि सत्ता का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए हुआ और इसे इनसाइडर ट्रेडिंग और भ्रष्टाचार का मामला बताया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से जवाब और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने मोहन यादव के जमीन मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में गठित समिति से कराने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश की जनता के सामने आकर इन आरोपों पर अपना बयान दें। प्रदेश के लाखों करोड़ों रुपए आखिर कहां और किसके हित में खर्च किए जा रहे हैं, इसका पूरा हिसाब दिया जाए। सिंहस्थ कुंभ के नाम पर हो रहे कथित भ्रष्टाचार के पीछे कौन कौन सी कंपनियां हैं और उनका सत्ता से क्या संबंध है, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक की जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता जवाब चाहती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन सवालों का उत्तर दे। वहीं कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल ने राम मंदिर में चोरी और जमीन घोटाले और मध्य प्रदेश के इस कथित घोटाले का जिक्र कर कहा, बीजेपी के इस पाप की कोई माफी नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मोहन यादव की जमीन के मामले में सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है, क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने कभी यह सुनिश्चित किया कि जिन क्षेत्रों में परिवार की भूमि है वहां से जुड़े सरकारी निर्णयों से मुख्यमंत्री खुद को अलग रखें? क्या किसी कैबिनेट बैठक, विभागीय बैठक, मास्टर प्लान की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के निजी लाभ को लेकर मंत्रिमंडल से चर्चा की? अगर किसी मंत्री के परिवार द्वारा सरकारी परियोजनाओं का लाभ मिलने वाले क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए तो क्या सरकार का खुफिया तंत्र इस पर नजर रखता है? क्या मध्य प्रदेश में खुफिया तंत्र की आंखों में पट्टी बांध दी गई है? रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री की पत्नी, पुत्रवधू और अन्य रिश्तेदार समेत 4 रियल एस्टेट कंपनियों का जिक्र है। तो क्या सरकार सभी कंपनियों के विवरण साझा करेगी? क्या मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने को तैयार हैं? क्या प्रोजेक्ट में अनुमानित आर्थिक लाभ सरकार सार्वजनिक करेगी? मुख्यमंत्री बताएं कि पहले सड़क तय हुई या पहले जमीन खरीदी गई? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी क्या इस मामले की जांच कराएंगे? उन्होंने पूछा है, मध्य प्रदेश की जनता सिर्फ ये जानना चाहती है कि क्या विकास योजनाएं पहले बनी फिर जमीन खरीदी गई या फिर पहले जमीन खरीदी गई और फिर विकास परियोजनाएं बनाई गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर सीएम मोहन भागवत के चचेरे भाई गोविंद और नीलेश की तरफ से जवाब देते हुए गोविंद यादव के बेटे अनंत यादव बोले। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार 2010 से रियल्टी बिजनेस में है। जब मेरे पिता ने 100 बीघा की प्रॉपर्टी डेवलप की थी। मेरे चाचा की कई हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। प्राइवेट लोगों के तौर पर हमें कोई भी प्राइवेट जमीन खरीदने, डेवलप करने या बेचने का पूरा हक है। क्या हमें सिर्फ इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि सीएम हमारे परिवार से हैं? उज्जैन के गंगेड़ी में प्रोजेक्ट के बारे में अनंत यादव ने कहा, मेरे पिता अकेले मालिक नहीं है, उनके 6-7 बिजनेस पार्टनर हैं। हालांकि 2023 में रजिस्टर्ड जमीन खरीदने के सौदे 2020 के हैं, जब मोहन यादव मंत्री भी नहीं थे। हाईवे का काम 2019 में क्लियर हुआ था। जमीन हाईवे से 100 मीटर दूर है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के काफिर वाले बयान पर विवाद छिड़ गया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग उन्हें काफिर मानते हैं तो उनकी बनाई सड़कों और सरकारी योजनाओं का लाभ ना लें। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, कुछ मुस्लिम भाई उन्हें काफिर कहते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर हम काफिर हैं तो हमारी बनाई सड़कों पर मत चलिए और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मत लीजिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती है। उन्होंने कहा कि लोग वोट दें या नहीं, विकास कार्य चलते रहेंगे और जनता की सेवा उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बयान के बाद कांग्रेस ने हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि सड़कें जनता के टैक्स के पैसे से बनती हैं, किसी राजनीतिक दल के पैसे से नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि विकास को धर्म से जोड़ना गलत है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। मुहर्रम वीडियो पर पुलिस का बड़ा खुलासा, 2 गिरफ्तार। टीएमसी में घमासान, ममता ने फिर जताया पार्टी पर दावा। अमेरिका ने ईरानी तेल पर दी 60 दिन की राहत और लेबनान से पीछे हटने को तैयार नहीं इजराइल। आरएसएस पर वीडियो पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद युवक ने मारपीट का आरोप भी लगाया। दरअसल कुछ सेकंड का एक वीडियो ने राजस्थान में नया विवाद खड़ा कर दिया।
मामला झुंझुनू के 25 साल के नवीन चौधरी से जुड़ा है। नवीन स्थानीय मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं। 20 जून को उन्होंने आरएसएस पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में एक तरफ खेलते बच्चे दिखाई दे रहे थे, दूसरी तरफ कुछ बच्चे आरएसएस की गतिविधियों में शामिल थे। वीडियो में नवीन ने कहा था, एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं और दूसरी तरफ उनके भीतर नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। अगले दिन पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें थाने ले गई। नवीन का आरोप है कि रास्ते में उनके साथ मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि फोन भी छीन लिया गया और कई घंटे तक किसी से बात नहीं करने दी गई। बाद में उन्हें एहतियातन हिरासत में रखा गया, फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया। थाना प्रभारी का कहना है कि कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई। उनके मुताबिक ऐसे पोस्ट से समाज में तनाव फैल सकता है। पुलिस का कहना है कि कई लोगों ने शिकायत भी की थी। इस बीच कांग्रेस ने नवीन के समर्थन में आवाज उठाई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सच बोलना अपराध नहीं। रिहाई के बाद डोटासरा ने नवीन से मुलाकात भी की। बरेली में मोहर्रम जुलूस के दौरान वायरल हुए पाकिस्तानी जिंदाबाद वीडियो को पुलिस ने साजिश बताया। पुलिस का कहना है कि वीडियो कथित तौर पर साजिश के तहत बनाया गया। मामला हाफिजगंज इलाके के खैकेड़ा गांव का है। यहां मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दावा किया गया कि जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इसके बाद गांव के मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में अलग बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक दो लोगों ने गलत इरादे से एक बच्चे से नारे लगवाए, फिर उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गांव के लोगों का कहना है ये मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी पहले भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर चुका है। हालांकि इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। टीएमसी की लड़ाई और गहरी हो गई है। ममता बनर्जी ने भी अपना जवाबी दांव चल दिया है। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची चुनाव आयोग को भेज दी है। इस सूची में ममता बनर्जी को फिर पार्टी अध्यक्ष बताया गया है। इससे साफ संदेश देने की कोशिश हुई है कि पार्टी पर नियंत्रण अब भी ममता के पास है। लेकिन दूसरी तरफ बागी खेमे ने भी मोर्चा खोल दिया है। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में अलग बैठक हुई। वहां नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाने का ऐलान किया गया। बागियों ने अरूप रॉय को अध्यक्ष घोषित कर दिया है, साथ ही खुद को असली टीएमसी बताया है। इस बीच ममता के कई पुराने सहयोगी भी बागी खेमे में दिखे। फिरहाद हकीम और अरूप विश्वास भी बैठक में पहुंचे। अमेरिका ने 60 दिनों के लिए ईरानी तेल पर ढील दी है, जिससे भारत समेत कई देशों को सस्ता तेल मिलने का रास्ता खुल सकता है। ये फैसला स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के बाद आया। दोनों देशों के बीच शुरुआती बातचीत को सकारात्मक बताया गया। इसके बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अस्थायी छूट जारी की। ये छूट 21 अगस्त तक लागू रहेगी। इस दौरान ईरान दुनिया के ज्यादातर देशों को तेल बेच सकेगा। इस फैसले से ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। वहीं दुनिया में तेल की सप्लाई भी बढ़ सकती है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में पर दबाव कम पड़ सकता है। भारत के लिए भी यह खबर अहम मानी जा रही है, क्योंकि भारत कभी ईरानी तेल का बड़ा खरीदार था, लेकिन 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद खरीद बंद करनी पड़ी थी। अब अगर ये राहत आगे भी जारी रहती है तो भारत के पास एक और विकल्प होगा। इससे सस्ते तेल की उपलब्धता बढ़ सकती है और ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हो सकती है। ट्रंप के दबाव के बावजूद नेतन्याहू भी दक्षिणी लेबनान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि वो लेबनान से पीछे नहीं हटेगा। ये बयान वार्ता शुरू होने से पहले आया। इजरायल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा कि हिजबुल्लाह के रहते सेना नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा क्षेत्र खाली करने का सवाल ही नहीं, इसमें ब्यूफोर्ट किला भी शामिल है। इसी बीच अमेरिका में दोनों देशों के बीच बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले इजरायल ने अपना रुख साफ कर दिया है। कुछ रिपोर्टों में सीमित वापसी की चर्चा थी। कहा जा रहा है कि इजरायल प्रतीकात्मक कदम उठा सकता है, लेकिन अब सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने इसे खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी यही बात दोहरा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने तक सेना वहीं रहेगी, यानी बातचीत के बीच भी इजरायल अपने रुख पर कायम है। अब सबकी नजर वॉशिंगटन में होने वाली वार्ता पर है। शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। रात 8 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.